नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खास पेशकश है TSR 2.0 कैबिनेट शपथ। इसकी तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की तरफ। उत्तराखंड में तीरथ कैबिनेट का विस्तार आज 4 नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ समारोह। पीएम के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला। मदन कौशिक को मिली प्रदेश अध्यक्ष की कमान, आला कमान के नाम पर लगाई मोहर। देहरादून में राजभवन में उतरेगा बसंत। 13 से 14 मार्च तक सजेगा फूलों का अनोखा संसार। रंग बिरंगे फूलों का होगा दीदा। 17 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इस यात्रा सीजन के लिए मंदिर के पुजारी होंगे बाकी शिवलिंग। तैयारियां शुरू। देहरादून में 60,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाएगा IIP। 5 से 7% कम हो सकता है तेल का आयात। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 96 नए संक्रमित। एक की मौत। 97,000 पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के चेहरे में बदलाव के बाद अब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया है। बीजेपी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने का फैसला किया। वहीं अब बीजेपी ने बंशीधर भगत की जगह हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। थोड़ी देर में, या यूं कहें अब से कुछ ही देर में, तीरथ सिंह की नई कैबिनेट का शपथ समारोह होगा जो 5 बजे के आसपास शुरू होगा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। और ये इसलिए खास हो जाता है कि नई कैबिनेट में कितने नए चेहरे होंगे और साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि 2017 से अगर हम बात करते हैं तो 2017 से कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ है, तो उम्मीदें ये की जा रही है कि इस नई कैबिनेट की बैठक में सबकी नजर है कि किन नामों को जगह मिलेगी, कौन से नाम बाहर होंगे। ये नए पुराने का जो मिक्सचर होगा ये किस तरह का होगा, इसमें जातीय जो समीकरण है वो किस तरह से बैठाए जाएंगे, क्योंकि हमेशा कैबिनेट विस्तार में ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल तीरथ की कैबिनेट में 11 मंत्री होंगे जिस तरह की खबरें हैं। देवभूमि में नई कैबिनेट का गठन जो है वो किया जा रहा है, जिसका काफी लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था। फिलहाल जो कुछ घटनाक्रम हमने उत्तराखंड में देखा और साफ तौर पर जिस तरह से तीरथ सिंह रावत के हाथ में उत्तराखंड की कमान आई है, नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, कम वक्त है उनके पास, 1 साल का वक्त है और सफर जिसे कह सकते हैं बहुत लंबा है, क्योंकि सर पर चुनाव हैं, दिल्ली के नेतृत्व करना है चुनाव तक का तीरथ सिंह रावत को, जिसके मद्देनजर वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन्होंने आला अधिकारियों के साथ जब बैठक ली थी, जिस दिन उन्होंने शपथ दी, शाम के ही वक्त उन्होंने उत्तराखंड के तमाम अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ एक बैठक ली, जिससे एक अंदाजा ये लगाया गया कि एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात हम कैबिनेट विस्तार की करते हैं तो ये सवाल जहन में आता है कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन मंत्री होंगे और नए और पुराने चेहरों में किस तरह से जिसे कह सकते हैं सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब भी कैबिनेट का विस्तार होता है तो उसमें ये जातीय समीकरण भी बैठाए जाते हैं, तो वो किस लिहाज से होंगे, तब तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद अब से कुछ ही देर में मिलेगा। कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त सुर्खियों में चल रहे हैं। बंशीधर भगत का नाम हम ले लें, बिशन सिंह चुफाल का नाम ले लें, मुन्ना सिंह चौहान का ले लें, अरविंद पांडे का ले, तो कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की में जगह मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, कुछ ही वक्त का इंतजार करने की जरूरत। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 से कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ है और कैबिनेट विस्तार को लेकर कई बार जिसे कह सकते हैं आवाज बुलंद हुई, लेकिन इन सब के बीच अब जबकि नई कमान तीरथ सिंह रावत के हाथ में है, कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, किन चेहरों को, नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता भी रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बंशीधर भगत का मंत्री बनना लगभग तय। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वरानंद बनेंगे मंत्री। गणेश जोशी का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिशन सिंह चुफाल का मंत्री बनना भी लगभग तय है। तो जो नाम इस वक्त हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे दिखा रहे हैं, वो नाम लगभग तय हैं, वो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। हरिद्वार गणेश जोशी का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का विस्तार होगा। ये नई फौज होगी तीरथ सिंह रावत की, जिनके कंधों पर उत्तराखंड की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है। चुनाव की दहलीज तक का नेतृत्व उन्हें करना है, लिहाजा जिम्मेदारी बहुत है। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में, और फिलहाल जो नाम इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बिशन सिंह चुफाल का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बंशीधर भगत का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। 6 बार विधायक बंशीधर भगत इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल के कालाडूंगी विधानसभा से विधायक हैं। फिलहाल उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। और साथ ही साथ हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वरानंद बनेंगे मंत्री। गणेश जोशी का भी मंत्री बनना लगभग तय। बड़े खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीरथ की कैबिनेट में 11 मंत्री होंगे, इस तरह की खबरें हैं। देवभूमि में नई कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। राजभवन में 5 बजे शपथ समारोह है, जिस पर सबकी निगाहें हैं अब से कुछ ही देर में। और तमाम नाम लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। इसीलिए हम बात CSR 2.0 कैबिनेट शपथ, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कई नाम हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर सबकी निगाहें हैं, नई कैबिनेट में नए चेहरे कितने होंगे। 2017 से कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर आवाज बुलंद होती रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर। फिलहाल तीरथ सिंह रावत की जो कैबिनेट होगी, उसमें 11 मंत्री का नाम सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम को लेकर भी आपको बता दें बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी नाम साफ नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ नाम जैसा कि बंशीधर भगत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, कुछ ही देर में जिसे कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 11 मंत्रियों के नाम जो है वो सामने भी आ गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस कैबिनेट विस्तार को, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए आरिस, बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का जो गठन होने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद फिर जाहिर सी बात है नई कैबिनेट बननी है। तो उसको लेकर आज शाम 5 बजे शपथ लेंगे। नाम लगभग तय है। और जो मंत्रिमंडल का जो गणित होता है, गुणागणित होता है आरिस, वो ऐन वक्त पर कभी कभी ऐसा होता है कि शपथ लेने के लिए टेलीफोन चला जाता है, फोन कर दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर फिर नाम नहीं आ पाता है। तो कभी कभी इस तरह के खेल भी ऐन वक्त पर होते हैं। कई बार हमने देखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस तरह के खेल ऐन वक्त पर हो जाते हैं। तो अभी जो मोटे तौर पर दिख रहा है
जो हम देख पा रहे हैं कि जो TSR-2 यानी कि तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट जो बनने जा रही, उसमें 50% लोग लगभग नए आने की पूरी उम्मीद है कि नए लोग 50% उसमें आएंगे। अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि बंशीधर भगत जो अभी आज ही हटे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, तो पद से बंशीधर भगत अनुभवी विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। और चर्चा ये भी है, एक हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा राजधानी देहरादून के राजनीतिक गलियारों में खूब घूम रहा है, उसमें बंशीधर भगत का नाम है और डिप्टी सीएम के रूप में उनका नाम उस पर्चे में लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या स्थिति है, क्या बनती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि डिप्टी सीएम तो थोड़ा सा बनना उनका मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो जाति समीकरण है उत्तराखंड का वो साधने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री छत्री हैं और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं, तो जाहिर सी बात है एक संतुलन बैठा दिया गया है। मंत्रिमंडल में इसी तरीके का संतुलन नज़र आएगा आपको। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग जो संतुष्ट नहीं थे, बीजेपी के अंदर के जो असंतुष्ट थे, उनको भी मुझे लगता है कि समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। एक इस तरीके का एक कोशिश है। और अब आप देख रहे हैं सुबोध उनियाल का नाम है, मुन्ना सिंह चौहान भी मंत्री बनने की लाइन में हैं, धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, 4 विभाग उनके पास थे, उच्च शिक्षा समेत, पिछली बार जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, तो वो धन सिंह रावत का प्रमोशन हो सकता है, वो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विभाग उनको मिल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर डिप्टी सीएम का कोई कोरम बने तो धन सिंह भी उसके लिए दावेदार हो सकते हैं डिप्टी सीएम के, क्योंकि उनका नाम सीएम को लेकर बड़ी गंभीरता से चला था। लेकिन चूंकि जो मुझे लग रहा है कि तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद फिर कोई रावत डिप्टी सीएम बनेगा, इसमें भी थोड़ा सा संदेह मुझे लगता है। लेकिन धन सिंह रावत एक मजबूत सहयोगी के रूप में नजर आएंगे। और इस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो खबरें राजधानी देहरादून से मिल रही हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए थे, जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को अस्थिर कर दिया था एक समय, बाद में हालांकि हरीश रावत ने अपनी सरकार चलाई, लेकिन ये लोग सब आ गए थे, जिसमें हरक सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं, यशपाल आर्य हैं, इस तरह रेखा आर्य हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, इन लोगों ने एक तरीके से जब ये बीजेपी में आए थे तो लगभग ये बात शीर्ष नेतृत्व के साथ तय हो गई थी कि सीएम चाहे जो हो, आप मंत्री पद आपका बना रहेगा। तो मुझे लगता है ये देखना दिलचस्प होगा नई कैबिनेट में कि क्या जो ये बागी नेता हैं कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, क्या ये सारे के सारे बरकरार रहते हैं। अगर ये सारे के सारे बरकरार रहते हैं तो फिर जो चुनाव का गणित होगा, एक साल लगभग 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद जब चुनावी बिगुल बच जाएगा उत्तराखंड में, तो फिर तब देखना दिलचस्प होगा कि टिकटों के बंटवारे में कैसे क्या एडजस्टमेंट होता है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और चौबट्टा खाल से ही विधायक जो मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, वो भी 2012 से 17 तक चौबट्टा खाल से विधायक रह चुके थे और 17 में उनका टिकट काट दिया गया था। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जो भाजपा की यूनिट थी, उसने टिकट नहीं दिया था तीरथ सिंह रावत को 17 में, और वहीं से सतपाल महाराज चुनकर आते हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो क्या सतपाल महाराज जो चौबट्टा खाल से विधायक हैं, क्या तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री रहते हैं, क्या उनका दर्जा होता है, क्या गणित है। तो सरकार के साथ साथ जो आज की जो कैबिनेट का विस्तार होगा हरीश, उसमें चुनाव का रोड मैप भी दिखेगा और जो सारी चीजें, बल्कि विस्तार नहीं कहें, कैबिनेट का गठन कहें, वो विस्तार नहीं गठन है ये, क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर के बाद इसका गठन किया जा रहा है। तो इस गठन में आपको देखने को मिलेगा कि रोड मैप क्या होगा, संगठन आगे कैसे निर्णय ले सकता है, क्या करने जा रहा है, वो भी इससे परिलक्षित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। 2-3 नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। मुन्ना सिंह चौहान का नाम आ रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी विधायक हैं और लगातार वो उनकी पत्नी लगातार विधायक होते रहे हैं, घूम फिरकर जो विकास नगर से विधायक आते हैं, चक्राता से उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, कभी वो मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर से विधायक रहे हैं। ये एक राजनीतिक परिवार है, ये चौहान परिवार उत्तराखंड की राजनीति का अपने आप में एक बड़ा पावरफुल, ये ताकतवर परिवार रहा है। लेकिन कहीं मुन्ना सिंह चौहान एक बार दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं राज्य
मंत्री, लेकिन कभी उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इस बार हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुन्ना सिंह चौहान के नाम पर कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा दें और मुन्ना सिंह चौहान कैबिनेट में नजर आएँ, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सतपाल महाराज अपना कद बचाए रहेंगे, और जो असंतुष्ट हैं वो मुझे लगता है कि जो अब जैसा कि हम लोग आरिस लगातार कह रहे थे कि सूरत बदल गई है, सीरत बदलनी है, तो अब मुझे लगता है कि जो असंतुष्ट हैं अब ज़्यादा हो हल्ला मचाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री हट गया है, अब हमारी सर्जरी की बारी है। कहीं हमारी सर्जरी ना हो जाए कि एक साल में अगर हम चुनाव के मैदान में जाएं तो लाल बत्ती और गाड़ी भी ना रहे और खुद पैदल पहाड़ों की जो पगडंडियां नापनी पड़े, तो ऐसी स्थिति कोई असंतुष्ट चाहेंगे नहीं, चाहे वो कांग्रेस के से आए बीजेपी में असंतुष्ट हो या बीजेपी के अंदर असंतोष जो नजर आ रहा है वो। तो मुझे नहीं लगता कि किसको क्या मिलेगा, कोई बहुत मुखरित होने वाला नजर नहीं आ रहा। रेखा आर्या एक महिला होने के साथ साथ ऐसे वर्ग से आती हैं कि उनको प्रमोशन मिल सकता है। राज्य मंत्री थी, हो सकता है रेखा आर्या को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया जा सके या उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया सकता है। तो इस तरीके के नाम जो पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे हैं, मेजर जनरल BC खंडूरी, उनकी बेटी का भी नाम चर्चा में है कि वो भी मंत्री हो सकती हैं। बेटा उनका कांग्रेस में चला गया था, खंडूरी साहब लगातार नाराज हैं, अभी कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन वो बीजेपी में फिलहाल सक्रिय नहीं है और काफ़ी कुछ मान मनोबल हो चुके, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। तो अब ये भी हो सकता है कि खंडूरी का परिवार भी बेहद ताकतवर है राजनीति में, तो उनकी बेटी को भी मंत्रिपरिषद में दर्जा मिल सकता है। तो इस तरीके के तमाम बदलाव आरिस देखने को मिलेंगे हमें। तो कई बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे और इसके लिए कुछ ही वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन दुर्गेश जी, हमने देखा 2017 से अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त की बात करें, कैबिनेट विस्तार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसको लेकर कई बार आवाज भी बुलंद होती रही, लेकिन क्या बड़ी वजह रही जो उस दौरान कैबिनेट विस्तार हमें देखने को नहीं मिला? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो समझौता नहीं किया करते थे। वो 4 सालों चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने रंगबाजी के साथ में यूँ कहें शुद्ध जो यूपी की भाषा है उसमें रंगबाजी के साथ में उन्होंने शासन किया। कहीं कोई राजनीतिक समझौता उन्होंने नहीं किया। लाख उनके विरोधी उन पर आक्रमण करते रहे, प्रहार करते रहे, लेकिन जैसा उन्हें चलाना था वैसा चलाया और चलते बने कुल मिलाकर। तो वो उन्होंने जो उनके मुख्यमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री उत्तराखंड में काबिज थे और गुंजाइश थी, 2 मंत्रियों की गुंजाइश और थी कि वहाँ बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाया और वो लगभग 4 साल वो खींच लाए। अभी अपने इस्तीफे से मुश्किल से 15-20 दिन पूर्व उन्होंने 17 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए। विभिन्न जो उत्तराखंड के विभिन्न इलाके हैं उनके कार्यकर्ताओं को समायोजित किया, कई लोगों को राज्य मंत्री बनाया और कई लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, कहीं निगमों के चेयरमैन बनाया, कहीं डिप्टी चेयरमैन बनाया। तो इस तरीके से 17 लोगों को लाल बत्ती, गाड़ी और गनर देकर उन्होंने एक चुनावी रोड मैप तय कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। लेकिन अभी भी वो जो मंत्रिमंडल में जो स्थान खाली थे उनको भरने के लिए मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा अभी उनको मौका मिलता तो मुझे लगता है कि ये जो दर्जा प्राप्त मंत्रियों के बाद फिर वो कुछ करते। लेकिन हाँ, वाकई आरिस 4 साल पूरा वक्त निकल गया और अभी जो मंत्री परिषद का विस्तार नहीं हुआ, पूरी सरकार चल गई, लेकिन जो पद खाली थे वो खाली रहे। क्योंकि देखिए, कई विधायकों को हमने इस तरह कहते सुना कि ठीक है आप मुझे मत मंत्री बनाइए। सत्ता दल के बीजेपी के कई विधायक थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि ठीक है आप मुझे मत बनाइए, लेकिन कम से कम जो 2 पद खाली हैं उनको भरिए, किसी को बैठाइए, कम से कम कोई कार्यकर्ता को काम करने का मौका मिलेगा। तो एक संगठन की दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण होता है कि भाई 2 मंत्री पद खाली हैं, अगर 2 साल में अगर चेंज कर लेते तो कम से कम 4 कार्यकर्ता या 4 विधायकों को आप मौका देते कि वो अपने क्षेत्र में विकास करते या अपना एक राजनीतिक कद वो बड़ा कर लेते, जो उनका राजनीतिक कद पार्टी के भी काम आता। तो मुझे लगता है इस जगह थोड़ा सा लैक रहा है पिछले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी इस मोर्चे पर। इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपनी दलीलें रही होंगी, अपने तर्क रहे होंगे, अपना सरकार चलाने का उनका तरीका रहा, जरिया नज़रिया उनका अपना रहा, लेकिन नो डाउट वो एक बहुत
अच्छे प्रशासक के रूप में उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें जाने जाएंगे। और अच्छा प्रशासन एक अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया। ठीक बात है, विरोधी दल के लोग या उनकी पार्टी के लोग या कहते रहने के ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरी तरीके से सत्ता है। अब आप देखिए, पूर्व में जब आरिस पहले आप देखें तो जो पहले की सरकारें हुआ करती थी वो पॉलिटिकल लोग चलाते थे और सरकारें राजनीतिक रूप से बड़ी स्ट्रांग होती थी और उस हिसाब से मंत्री भी बहुत स्ट्रांग होते थे। अब क्या देखने को मिल रहा है, हाल के 10-15-20 वर्षों से एक नया कल्चर हो गया है कि मुख्यमंत्री सब कुछ अपने पास रखता है। मुख्यमंत्री सारा पावर अपने पास रखता है, विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता। और किसी भी मंत्री को जिसको जो विभाग भी मिलते हैं तो उस विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव को इशारों में कह दिया जाता है कि कोई भी फाइल अगर मंत्री जी दस्तखत करें तो मेरे बिना दिखाए आगे बढ़ाना नहीं। तो मंत्री केवल एक तरीके से बहुत उस तरीके का शब्द है, काठ का उल्लू रहता है कुल मिला के। ये शब्द अच्छा नहीं है लेकिन मैं प्रयोग करूंगा इसको कि काठ का उल्लू, यानी बेकार, कहीं कुछ होता नहीं है उसमें, मंत्री की कोई हैसियत बचती नहीं है। और जो ताकतवर मंत्री थोड़ा बहुत दाएं बाएं करते हैं तो मुख्यमंत्री फिर उनको चैन से रहने नहीं देता। तो ये चीजें उभर कर आती हैं। ठीक, हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीरथ सिंह रावत की नई कैबिनेट, जिसे कह सकते हैं नई कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, किस तरह से सर आप देखते हैं, बताएं। अभी मुझसे पहले कौन यहाँ पर रहे थे, लेकिन बहुत सारे सर के ऊपर से निकलने वाली थी और मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को मंत्री बताया जा रहा था। वो आज तक कभी मंत्री, क्या वो विधायक भी कभी नहीं बनी है। हाँ, वो चुनाव लड़ती रही और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो इस चैनल में इस तरह से नहीं बोली जानी चाहिए, इससे बड़ा लगेगा कि अज्ञानता है। जहाँ तक रावत के मंत्रिमंडल के गठन का सवाल है, उसकी अधिकांश जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर जो लोग आए थे 9 विधायक, उनमें से जो मिनिस्टर बनाए गए तो उन सबको जो रिटेन किया जा रहा है वो सब दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जो पूर्व भाजपा के जो अध्यक्ष रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं बिशन सिंह चुफाल, उनको भी मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में पिछली जो सरकार थी बंशीधर भगत, उस दौरान भी मिनिस्टर थे, अब उनको भी वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा जो ताजा घटनाक्रम है कि इनको हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां से 70 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है भाजपा को मिला है। तो जाहिर है कि इन लोगों का फोकस इस बात पर होगा कि जो पहाड़ के जिले हैं जहां विधानसभाएं घट गई हैं, वहां उस क्षेत्र से चूंकि प्रतिनिधित्व की जो अभी तक जो कहानी थी वहां ज्यादातर लोग रखे गए थे। जैसे आपने देखा कि पौड़ी लोकसभा सीट से ही 4 मिनिस्टर रखे गए थे। इस बार शायद कुछ इस बात से परिवर्तन किया जाएगा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, चूंकि वो खुद ही वहां पहाड़ से चुनकर सांसद बने हैं और अब तक की उनकी जो विधानसभा या जो एमएलसी के रूप में जो राजनीति रही है वो पहाड़ से रही है। तो ये जो सामंजस्य बनाने की बात हो रही कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के जो मैदानी जिले हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं जो आने वाले 2022 के चुनाव में प्रभावी होंगी, और वो 3 जिले थे जहां सबसे ज्यादा सीट आने के कारण भारतीय जनता पार्टी 57 तक पहुंची थी। आज का जो ये कैबिनेट का जो गठन होने जा रहा है, इसमें यही है कि कांग्रेस के जो लोग आए थे उनको वापस लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने 4 नए लोगों को इसमें शामिल करने जा रही है। जी गजेंद्र जी, बंशीधर को रिपीट करने का क्या महत्वपूर्ण कारण है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो पूरी तरह फेल रहे हैं और इसीलिए उनको रिप्लेस करके मदन कौशिक को बनाया गया। आप बेहतर हैं, आप पहाड़ में जानते हैं और वहां की राजनीति को बेहतर समझते हैं। दूर बैठे लोग उतनी महत्वपूर्ण बातें समझ नहीं पाते हैं। क्या कारण है कि बंशीधर भगत वापस कैबिनेट में लौट रहे हैं? आप जानते हैं बंशीधर भगत का कितना कार्यकाल जो है अध्यक्ष के रूप में हुआ है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जानकारी है क्या? एक पार्टी के पूछ रहा हूं। बनाए गए हैं इन 20 सालों में, जब से उत्तराखंड बना है सबसे कम टेन्योर जो है बंशीधर भगत का रहा। और पिछले 1 साल में जब से बंशीधर भगत बने हैं तब से कौन में हुआ है? कौन से नगर पालिका के चुनाव, कौन से पंचायत के चुनाव, कोई चुनाव तो बताइए जिसमें हुआ और जिसका पैरामीटर अब ये बना कि बंशीधर भगत उस रूप में फेल हुए। तो बंशीधर भगत को गजेंद्र जी हटाया क्यों गया? फिर अगर इतने ही कामयाब रहे तो फिर क्यों हटाया गया? देखिए, उनको हटाने के पीछे जो कारण भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे आए, उस सर्वे में उन्होंने ये माना कि अगर जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो
सारा सिनेरियो चल रहा है। वो जो सर्वे में, उस सर्वे की रिपोर्ट में बताया है कि अगर यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी जो है 20 सीट से आगे नहीं जाए। तो इन्होंने मंथन किया कि आखिरकार अगर हम इन्हीं 20 सीटों के भरोसे रहेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के उसी फॉर्म के भरोसे रहेंगे, तो शायद हमें सत्ता में वापसी करने में कठिनाई होगी। तो लिहाजा उन्होंने निर्णय लिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी हटाया जाए। और संगठन की दृष्टि से, चूंकि इनका एक, जो सबसे शुरू में आपसे बात है कि हरिद्वार, नगर, 3 ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा विधायक, आज 70 में से 40 से ज्यादा विधायक इन 3 जिलों से आते हैं। तो इन लोगों तराई का, मैदान का और पहाड़ का जो संतुलन है उसको बैलेंस करने के लिए कि मदन कौशिक 4 बार मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर हैं, 4 बार विधायक रहे, और तमाम बड़े पोर्टफोलियो में रहे। एक बार उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, हालांकि बाद में उनको वापस ले लिया गया था उनसे। वो उस कद के नेता है। इनका, भाजपा का मानना है कि ये जो मैदान की और तराई की जो राजनीति है, जहां के गजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। नामों को लेकर जिसे कह सकते हैं, हमारे प्रधान संपादक जी भी कह रहे हैं कि कुछ हद तक तस्वीर साफ हो चुकी, लेकिन तब भी कहा जा सकता है कि कभी कभी एक फोन कॉल बहुत बड़ा कुछ काम कर देती है। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। TSR 2.0 कैबिनेट शपथ, ठीक आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी भी इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र रावत, मेरा सवाल है, डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरह की अटकलें चल रही हैं, क्या इस बार कुछ उत्तराखंड को डिप्टी सीएम भी मिल सकते हैं? दरअसल एक छोटा स्टेट है, यहाँ डिप्टी सीएम वाली जो व्यवस्था है इस प्रदेश के लिए बड़ी घातक हो सकती है। और सिर्फ 70 विधानसभा वाली सीट है, और अगर एक डिप्टी सीएम का आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया तो ये तो वहां होता है जहां बड़े राज्य हैं, या आप ये मान के चले कि जहां इस तरह का कोई असंतोष वाली बात होगी। अगर इतने छोटे स्टेट में आप डिप्टी सीएम लाने की बात करेंगे तो जो बीमारी है इस प्रदेश के भीतर कि आप बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो ये और तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और जो व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा, एक वो भी उस रेस में खड़ा हो जाएगा कि अब उसकी बारी मुख्यमंत्री बनने की है। लिहाजा डिप्टी सीएम बनाने इस प्रदेश के लिहाज से बहुत घातक होगा, और ये इनको करना नहीं चाहिए। जैसे
अभी तक जो मंत्रिमंडल का एक बैलेंस करके जो पहले से चलता आ रहा था, और चूंकि ये बिशन सिंह चुफाल और बंसीधर पहले भी जब तिवारी वो क्या नाम खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक थे, दूसरी बार जब खंडूड़ी थे, उस गवर्नमेंट के भीतर भी दोनों लोग थे, बहुत सीनियर लोग माने जाते हैं। बिशन सिंह चुफाल और बंसीधर भगत उस दौर के विधायक बने हुए जब भी उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। तो कुमाऊं को बैलेंस करने के लिए कि आज की तारीख में इनका मानना है कि चूंकि जो मुख्यमंत्री है गढ़वाल क्षेत्र से हैं, आज आप जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो हरिद्वार से है, तो इनको कुमाऊं मंडल का जो हमारा हिस्सा है इस प्रदेश का, उस बात पर फोकस होगा कि इसको इस तरह से एम्पावर किया जाए कि जो नाराजगी है, जो उसको किसी रोकने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 4 सालों से जब से ये स्टेट में गवर्नमेंट आई है, एक मैसेज रहा है कि भाई 4 धाम से लेकर ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन और के कार्य, बद्रीनाथ के जो नए काम हो रहे हैं और जो ये तमाम नदियों पे जो काम हुए, इसमें काम गढ़वाल क्षेत्र में माने गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि जो एंडिंग करने से तैयार वहां कुमाऊं के क्षेत्र में हो रही है, उसको रोकने के लिए वहां पर इस बार इनका ठीक है। दुर्गेश जी क्या कहेंगे भाई, बड़े राज्यों में हम यूपी के अगर ले लें तो यहाँ पे तो 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं नाराजगी को दूर करने के लिए, तो क्या उत्तराखंड में एक डिप्टी सीएम नहीं हो सकता है? क्या इतिहास बदलेगा इस बार? नहीं, देखिए आरिस, हो तो कुछ भी सकता है, राजनीति है, लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी रावत जी ने बताया कि फिर एक नया पावर सेंटर बन जाएगा। उत्तराखंड उतना बड़ा राज्य नहीं है, वह एक नया पावर सेंटर बन जाएगा। फिर वो एक मुख्यमंत्री की समस्या से आप जूझ रहे हैं लगातार, आपको बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, चीजें वो नहीं हो रही, तो पावर सेंटर बनने का खतरा तो ये रहता ही है। और जहां तक बात रही तो हरियाणा में भाई मजबूरी थी, उन्होंने बनाया एक छोटा सा राज्य। अब आंध्र प्रदेश काफी टूट कर छोटा सा राज्य हो गया, वहां 4 डिप्टी सीएम है, जबकि जो पार्टी सत्ता में है वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, कहीं मतलब उसके इर्द गिर्द कोई दूसरे दल है नहीं। उसके बाद भी उसने 4 डिप्टी सीएम बनाए, उसमें एक मुस्लिम है, एक दलित वर्ग का है, एक बैकवर्ड है, एक अपर कास्ट से है, तो एक सोशल इंजीनियरिंग भी है। इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें तो अगर आप मंत्रिमंडल में या चीफ मिनिस्टर को लेकर कहीं कोई आप अन्य तरीके के सोशल इंजीनियरिंग चाहते हैं तो डिप्टी सीएम एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा टूल होता है कि आप उसको करके आप सोशल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक जो नई मॉडर्न एरा की जो पॉलिटिक्स है उसमें इस तरीके की चीज़ें चलने लगी। उत्तर प्रदेश में मुझे बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद डिप्टी सीएम देखने को मिला है। पहले मुझे मैंने सुन रखा है, मैंने खुद तो नहीं देखा कि डिप्टी सीएम बनते हुए किसी को, लेकिन मैंने सुन रखा है कि कभी कोई डिप्टी सीएम कभी रहे होंगे थोड़े समय के लिए। लेकिन यूपी में भी डिप्टी सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। जबकि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और उसको कहीं आप कमजोर नहीं कह सकते, बहुत मजबूत नेतृत्व है शुरू से सारी चीजों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सीएम की रेस में थे और वो सीएम नहीं बन पाए, तो जाहिर सी बात है कि कोई सोशल इंजीनियरिंग, केशव प्रसाद मौर्य बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, दिनेश शर्मा ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करते हैं, और तो इन सब गणित को लेकर इस तरह की चीजें जो सोशल इंजीनियरिंग है मॉडर्न पॉलिटिक्स में, तो ऐसा लग रहा था कि सर उत्तराखंड में भी कई ऐसे नाम थे जो चर्चा में थे और मन से हो सकता है भीतर ही भीतर होंगे भी, तो ये सोशल इंजीनियरिंग क्या वहां पर भी चल सकती है? निश्चित तौर पर जैसे देखिए जो नाम चर्चा में थे ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप धन सिंह रावत को आप छोड़ दें तो बहुत सारे लोग अब डिप्टी सीएम बनने के उसमें वो खुद ही नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम, क्योंकि वो इतने बड़े कद के लोग हैं। बलूनी क्या उत्तराखंड में डिप्टी सीएम बनने आएंगे? नहीं, अब कोई मतलब ही नहीं है। डिप्टी सीएम होगा तो विधायकों में से किसी कोई होगा, तो ये सब सीएम की इच्छा तो इन सब की रही होगी, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर अब विधायकों में एक धन सिंह रावत या बंसीधर भगत, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं। बंसीधर बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बंसीधर भगत को कहीं कंसीडर कर सकते हैं तो कर लें। इस तरह की खबरें आ रही हैं, राजधानी देहरादून में इस तरह की खबरें हैं कि बंसीधर भगत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जैसा कि गजेंद्र जी ने भी कहा कि बंसीधर भगत कोई फेल नहीं हुए हैं, वो 1 साल उनको कार्यकाल मिला है और उसमें उन्होंने नगर पालिकाओं का हवाला दिया। गजेंद्र जी ने नगर पालिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, अन्य जगह अच्छा प्रदर्शन किया। एक कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए मदन कौशिक जी को बनाया गया कि भाई मैदान का भी प्रतिनिधित्व हो जाए। उत्तराखंड के जो हरिद्वार है मैदानी इलाका है, वहाँ से वो आते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन, एक संतुलन, प्रदेश अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और इन सब सारे के बीच एक संतुलन बनाने के लिए इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। तो अगर कोई डिप्टी सीएम आ जाता है तो मैं अचंभित नहीं
होगा इस निश्चित तौर पर। गजेंद्र रावत जी क्या कहेंगे भाई, ये जो बात जैसा कि आपने कही कि जो पुराने चेहरे हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे, अगर कुछ ज्यादा बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है, नए चेहरों को ज्यादा जगह दी जाती है, तो फिलहाल इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप देख सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कैबिनेट का गठन अब से कुछ ही देर में होने वाला है और कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर जी पूर्व मुख्यमंत्री कौशिक भी नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के ठीक सामने खड़े हुए हैं और इस कैबिनेट विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और सारे लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक अलग तरीके का यशपाल आर्य नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े नेता राजभवन में नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं हरीश। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का इतना सक्रिय होना मंत्री, ये भी अपने आप में एक अलग तरीके का संकेत दे रहा है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण, मंत्रियों का शपथ ग्रहण में इस तरीके से सक्रिय डिस्कशन करता हुआ नजर आ रहा हो, तो ये भी थोड़ा सा एक अलग तरीके की राजनीति का संकेत दे रहा है। जो लोग बहुत सोच रहे थे कि नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत किनारे हो गए, मुझे नहीं लग रहा है ये तस्वीरें देखकर। बाकी गजेंद्र जी बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तस्वीरें तो लगातार आई रही, लेकिन इस बीच क्या आपको लगता है इस कैबिनेट जो बनाई जा रही है, इसमें जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जाएगी चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए सर? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अपर कास्ट का ही बोलबाला है। ठाकुर और ब्राह्मणों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है वहाँ पर। जो आपका चीफ मिनिस्टर अगर ठाकुर है, मदन कौशिक जी को उन्होंने बना दिया बैलेंस करने के लिए, तो एक बैलेंस करेंगे नहीं, कैबिनेट में ही बैलेंस करेंगे। और ये नई बात नहीं होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक प्रतिनिधित्व, एक तरीके से नुमाइंदगी आपको नजर आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी महत्वपूर्ण बात गजेंद्र जी कह रहे थे कि जिस इलाके से सर्वाधिक विधानसभाएं जीत कर आपको दी हैं उसको महत्व दिया जाएगा। इस बार सीएम गढ़वाल का है, कुमाऊं को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। तो कुमाऊं जो रीजन है उसके नेता एक अच्छे प्रोफाइल में नजर आ सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गढ़वाल के हैं। तो ये इस तरीके की चीजें आपको देखने को वहां मिलेंगी निश्चित तौर पर। गजेंद्र जी क्या कहेंगे आप, नई कैबिनेट को लेकर फिलहाल लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और फिलहाल नई कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह के बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी जातीय समीकरण के आधार पर हम देखें तो? पहुंच रही है गजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी आपकी आवाज आ रही, बोलें। तो इन 57 विधायकों में से 3 ऐसे विधायक हैं जो विभिन्न समय में कांग्रेस या दूसरे दलों में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में लगी हुई है और उसका मानना है कि अगर जो लोग कांग्रेस से लेकर वो आए हैं उनमें से 5 लोगों को मिनिस्टर बनाया गया था, उन लोगों को कंटिन्यू करने का पीछे कारण भी यही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग दूसरे दलों से छोड़कर भाजपा में आएंगे उनको इसी तरह से मिनिस्टरशिप दी जाएगी, उनको इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जहां तक जातीय समीकरणों का सवाल है तो उनके पास कांग्रेस के भीतर जब यशपाल आर्य होते थे तो कांग्रेस ने उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए। तो एक दलित एक वो बड़ा चेहरा रहे हैं। तो जाहिर है कि वो जो अगर दलित वाला प्रतिनिधित्व का जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी इसको मतलब हटाएगी ना उससे, वो उनके पास एक चेहरा है। एक नया नाम सुरेश राठौड़ का भी जो है बड़ी तेजी से हरिद्वार को लेकर चला है, वो भी एक दलित विधायक है। कुछ लोगों का मानना है चूंकि हरिद्वार भी वो बड़ा जिला है जहां जो बहुत सारी विधानसभा है उधम सिंह नगर की तरह, तो हो सकता है कि 11th आवर में सुरेश राठौड़ का नाम भी जो है कंसिडर किया जाए। अब दुर्गेश जी क्या लगता है कांग्रेस से जो बीजेपी में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिनको मंत्री पद दिया गया, उन नामों में उन चेहरों का फेरबदल ना करना, इसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या ये एक संदेश देने की कोशिश भी है क्या?
नहीं, निश्चित तौर पर अब देखिए, जो लोग आए थे बेहद अपने अपने इलाके के बेहद बड़े और ताकतवर नेता हैं। यशपाल आर्य भी कांग्रेस में थे, जैसा विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उसी तरीके से हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये अपने आप में अपने इलाके के छत्रप हैं ये। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं के दम पर लगातार कांग्रेस वहाँ सत्ता में आती रही है और ये इन लोगों का अपना एक औरा है। तो जब इन जो 9 विधायकों की ज्वाइनिंग हुई थी, तो 5 को मिनिस्टर बनाया गया था, तो ये बात उसी समय तय हो गई थी कि चीफ मिनिस्टर ये हैं या कोई बदले, लेकिन आपकी कुर्सी रहेगी। और इस मंत्रिमंडल में अगर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर किसी को कम ज्यादा किया गया, तो मुझे लगता है फिर एक नई तरीके की राजनीति और नए तरीके की हलचल आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड की राजनीति में। जी, बड़ी बात दुर्गेश जी ने कहा, अगर जरा सा फेरबदल हुआ तो हो सकता है कि नई हलचल भी देखने को मिल सकती है। इस बीच हमारे साथ राजीव नैन बहुगुणा वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजीव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि राजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल लगातार हम लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नई कैबिनेट का गठन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब नए चेहरों की बात भी की जाए, बहुत कुछ तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है नई कैबिनेट में। जैसा कि 11 मंत्री होंगे, जिस तरह की हमें खबरें मिल रही हैं। राजभवन में थोड़ी ही देर में शपथ समारोह जो है वो शुरू होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको नजर भी आ रहे हैं, और तीरथ की कैबिनेट में जिसे कह सकते हैं कई नए चेहरे भी दिखेंगे, जिसको लेकर हम बात भी कर रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बिशन सिंह चूफाल का मंत्री बनना लगभग जिसे कह सकते हैं तय माना जा रहा है। बंशीधर भगत का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यशोधर आनंद बनेंगे मंत्री, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच हमारे साथ तमाम वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम उत्तराखंड की सियासत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत पर एक अहम जिम्मेदारी है। नई कैबिनेट के सहारे उनको नया नेतृत्व भी करना है, और पूरी तमाम चीज़ों को चुनाव की दहलीज तक भी लेके जाना है। तो उस लिहाज से ये नई कैबिनेट के कई मायने होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद और एक्टिव मोड में दिखाया, आला अधिकारियों के साथ बैठक की, और फिलहाल इस वक्त जो नए चेहरों पे निगाहें हैं कि जो नए चेहरों में कौन कौन से चेहरे होंगे। फिलहाल इनको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी तरह का बदलाव भी देखने को मिल सकता है। गजेंद्र रावत जी हमारे साथ भी है। गजेंद्र रावत जी, अगर किसी तरह का कैबिनेट में कुछ फेरबदल होता है, तो इस स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं? दरअसल परिवर्तन की इसलिए गुंजाइश नहीं है कि आपको ध्यान के मामलों को कवर करते होंगे कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो उत्तराखंड में हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री और 4 विधायक उनके संपर्क में है, और यह संख्या आने वाले समय में बढ़ सकती है। इसके शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को डिनाई किया कि आम आदमी पार्टी के लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, और आनंद फानंद में त्रिवेंद्र सिंह रावत को 24 घंटे का समय भी जो है नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जिस तरह से फिर अब एक सांसद को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। आज की तारीख में जो ये माना जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी जिसने सिर्फ 21 दिन के भीतर ही वो टारगेट पूरा कर दिया, जो 45 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि हम जो है 1 लाख सदस्य बनाएंगे, वो टारगेट पूरा होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो डर है कि आम आदमी पार्टी भाजपा से जो नाराज होते जाएंगे लोग, उनके वोट को कवर करेगी। और जिस प्रकार कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही पूरे देश की भांति उत्तराखंड में भी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल था कि अगर हमारी पार्टी से कोई मंत्री या विधायक आम आदमी पार्टी में जाते हैं, जिस तेजी से आम आदमी पार्टी ने पैर उत्तराखंड के भीतर पसारे हैं, तो उस लिहाज से ये नहीं चाहेंगे कि आज की तारीख में जिन 9 विधायकों को एक साथ लाने के कारण उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की वो मुहिम शुरू की थी, जिसका परिणाम था कि बाद में 57 का मैंडेट इनको मिला। तो इसलिए उन कांग्रेस गोत्र के लोगों को जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उनको ये किसी तरह ड्रॉप करने की जो है गलती शायद नहीं करेंगे।
राजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजीव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। दुर्गेन जी, आम आदमी पार्टी का जिक्र गजेंद्र जी कर रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उभर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी के अंदर किसी तरह कोई डर आपको नजर आता है? नहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर अब चाहे उत्तराखंड हो चाहे गुजरात हो, कांग्रेस ने बहुत स्थितियां साफ कर दी। कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य है, राष्ट्रीय महासचिव हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया कि जो आम आदमी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां वहां बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को आगे करके कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में एक कोशिश की गई, उन्होंने उत्तराखंड का भी जिक्र किया। तो ये एक पॉलिटिकल बात हो सकती है, कांग्रेस के का ये तर्क हो सकता है। लेकिन जो गजेंद्र जी ने कहा कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को फोकस किया है और वहाँ जाहिर सी बात है कि वो मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी वहाँ कर रही है। कांग्रेस बहुत कमजोर है वहाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इतना भी कमजोर अभी नहीं वहां पर कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर चली जाए और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाए, ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट जो दे रही है आम आदमी पार्टी दे रही है। और जो लोग हैं, जो मंत्रिपरिषद में जो बीजेपी से आए लोग हैं, कांग्रेस गोत्र के, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गजेंद्र भाई ने कि वो कांग्रेस गोत्र के लोग जो हैं वो वास्तव में अब पुराने गोत्र से वो जोड़ नहीं सकते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी एम्बिशस हैं, इतनी ज़्यादा इनकी उम्मीदें हैं और कांग्रेस भी अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इन पर नहीं करी, भले ही वो उत्तराखंड में नेस्तनाबूद हो जाए। तो अब इन लोगों की वापसी कांग्रेस में भी संभव नहीं है किसी भी दशा में, ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया। आम आदमी पार्टी का अच्छा विकल्प हो सकता है। बीजेपी को ये लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी को लग रहा है कि अगर बीजेपी से लोग आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो भले ही बहुत बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन एक संदेश बहुत गलत चला जाएगा कि बीजेपी इसी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी देश भर में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, उसको छोड़कर लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। ये अपने आप में बीजेपी को छोड़कर लोग कांग्रेस में चले जाएं, वो उतना उसको खलेगा नहीं, उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी में चले जाएं, ये उसको बहुत खलेगा। तो जाहिर सी बात है यही बात। और ये जो वहाँ के उत्तराखंड के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि 4 विधायक और मंत्री ये सब संपर्क में हैं। मुझे लगता है ये सेलेक्टिव पॉलिटिकल लीकेज है। ये बाकायदे सेलेक्टिव लीकेज कराया जाता है कि भाई अगर आगे कुछ हमारी कुर्सी दाएं बाएं हो या बीजेपी कुछ दाएं बाएं करे तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है। एक तरीके से कहीं ना कहीं जरिए नजरिए कोई सिस्टम बनाया जाता है। तो एक ये सेलेक्टिव पॉलिटिकल लीकेज भी है, इसको इससे भी इनकार नहीं किया सकता। ठीक है। तो गजेंद्र रावत, मैं आपके पास आऊंगा। मयंक पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक पांडे जी, नई कैबिनेट गठन को लेकर आपका नजरिया भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनावी कैबिनेट है, जैसा कि कह सकते हैं कि अभी चुनाव में जाना है तो ये चुनावी कैबिनेट है। और हर लिहाज से भाजपा ये कोशिश करेगी कि क्षेत्रीय समीकरण को बैलेंस करे, जातीय समीकरण को बैलेंस करे। और जिस तरह से ये भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पिछली बार ठाकुर मुख्यमंत्री था तो इस बार शायद ब्राह्मण मुख्यमंत्री दें निशंक के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर से फिर ठाकुर को ही रिप्लेस किया है। तो अब मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण भी देखेंगे, रितु खंडूरी और अन्य ब्राह्मण चेहरों को। इसके अलावा कुमाऊं गढ़वाल को इनको साधना है, बैलेंस बना के देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अब इनको साधना है और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियां करके रखनी है। तो अब ये देखेंगे कि किस तरह से कौन नेता हमें कितने वोट दिला सकता है, कौन नेता मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग रहेंगे जो ज्यादा उछल कूद नहीं मचाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अब इस समय भाजपा के लिए पार्टी सर्वोपरि है और अगला चुनाव सर्वोपरि है। इसी के मद्देनजर वो अपने चेहरों का चुनाव कर रहे हैं और इसी को लेके वो लोगों को मौका दे रहे हैं। पुराने लोग छांटे जा रहे हैं, जो तमाम लोग, लेकिन कुछ चेहरे जैसे बिशन सिंह चुफाल हैं और भगत है, बंशीधर भगत हैं,
ये तमाम लोग अब क्षेत्र में काम कर, वो ऊर्जा और वो शक्ति वो नहीं है। और निश्चित तौर पे जो खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी को जो मौका दिया जा रहा है, संभवतः जो मेरी जानकारी है, वो निश्चित तौर पे भाजपा को मजबूत करेगी। लेकिन ये पुराने जितने लोग हैं या छत्रप हैं, ये बहुत पार्टी का भला कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसे कह सकते हैं कैबिनेट का गठन होने जा रहा है और जो शपथ समारोह है वो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा। ये राजभवन उत्तराखंड की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त राजभवन में है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो है जो नेता इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। गजेंद्र कुछ कहना चाहते थे आप? गजेंद्र अपनी बात को पूरा करें। दरअसल कैबिनेट को लेकर जो तमाम तरह की बातें आ रही है कि भाई आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसको क्या बनाया जा रहा है और ये कितना सफल होगा, जो आपका जो सेंट्रल आइडिया है, इसके सफलता असफलता के पीछे आप इसका तो हालांकि जो इतिहास है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में पहली बार नेतृत्व परिवर्तन तब हो गया था जब पहले चुनाव होने से 5-6 महीने रह गए थे 2002 के, और अंतरिम सरकार में जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी, उनको हटा के भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया। लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह असफल रहा और उसके बाद जो है अब भाजपा ने सत्ता खोली तब की, जबकि ये राज्य बनाने का दावा इनका था कि भाई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह थे। उस दौरान का ये प्रयोग असफल हुआ। बाद में जब खंडूड़ी को हटाने से लेकर निशंक को हटाने को लेकर बात आई और फिर भाजपा चुनाव मैदान में गई, वो प्रयोग भी असफल हुआ। फिर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। ये प्रयोग जब कांग्रेस ने किया कि उन्होंने विजय बगड़ा को हटाकर हरीश रावत को बनाया, वो भी चुनाव मैदान में गए तो उनको भी मुंह की खानी पड़ी और जनता ने उनको नकारने का काम किया। अब ये लगातार जो प्रोसेस बढ़ी है कि अब त्रिवेंद्र सिंह को हटाकर तीरथ सिंह को लाए, ये फार्मूला कितना सफल होगा, इनके साथ जो मिनिस्टर्स काम करेंगे, जो पहले करते आ रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया क्या नहीं किया, ये जो तीरथ सिंह रावत की जो सरकार है, इसमें आप एक चीज देखने को मिल रही है इस प्रदेश के भीतर कि तीरथ सिंह ने अपने जो राजनीतिक गुरु रहे हैं जनरल भुवनचंद खंडूड़ी, जो 2 बार स्टेट के जो है मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे हैं, उनका जो एक ट्रैक था आखिरी दौर का, जब उनको आखिर में 4-5 महीने का कार्यकाल मिला था 2012 के चुनाव से पहले, जिस स्टाइल में उन्होंने अपने जो आसपास जो सचिव को जो साफ चेहरे जिनके दिखाए जाते थे उनको भर्ती करने का काम किया, जो वर्किंग स्टाइल था। मतलब आप ये मान के चलिए कि तीरथ सिंह जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, इस सरकार को धरातल पर काम करने से ज्यादा इनका ध्यान इस पॉलिटिकल ग्राउंड पर रहेगा कि आम जनता के जो सवाल हैं, जो आम जनता इनसे चाहती है और जो एक पॉलिटिकल माहौल बदलने की कोशिश करेंगे, उसमें ये इस बात की संभावना है कि भारत सरकार से और जो तीरथ सिंह रावत है उनको कुछ ऐसा बजट दिया जाएगा, जो आनंद फानंद कुछ ऐसी चीजें की जाएंगी, लोगों को लगेगा कि हाँ त्रिवेंद्र सिंह सरकार में ठीक काम नहीं होता, इस सरकार में अच्छे हो रहे, तो वहां बैलेंस करने की कोशिश करने के लिए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। एक रावत को हटा के दूसरे रावत को, जिसे कह सकते हैं जिम्मेदारी देना, साधने की कोशिश तो की ही गई है एक तरह से ठाकुर वोट बैंक को। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ठाकुर बनाया गया है तो क्या ब्राह्मण चेहरे कैबिनेट में ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, मैं कैबिनेट में ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा। बैलेंस रहेगा, दोनों का बैलेंस रहेगा, ठाकुर ब्राह्मण दोनों का बैलेंस रहेगा। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया है और उसके बाद जो स्थितियां हैं उसके अंदर बैलेंस आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2 चेहरे ठाकुर हों 6 ब्राह्मण हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल 4-4 का रहेगा, 3-3 का रहेगा, इस तरह रहेगा। 4-4 का मुझे लगता है कि संतुलन दिखने वाला है। और जो बात हुई है, जैसा कि अभी गजेंद्र जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, वो दिखाने की कोशिश ज़्यादा होगी। लेकिन जो उत्तराखंड का इतिहास है, क्या जो मुख्यमंत्री बदलने के बाद ऐसा करने वाली पार्टी दोबारा सत्ता में क्या आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार ये जो एक मिथक टाइप का बन गया है, या यूं कहें कि ये एक वहाँ पर एक धारणा बन गई है कि जो सरकार चीफ मिनिस्टर बदलती है आखिरी में और वो पार्टी उसकी सरकार वापस लौट कर नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ठीक है, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो चुका है।
उत्तराखंड कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो चुका है। लाइव तस्वीरें राजभवन के इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल 11 मंत्रियों की नई कैबिनेट होगी, जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड को नई दिशा देने की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री आपको साफ तौर पे नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में या यूं कहें कि आगाज नई कैबिनेट का शुरू हो गया। चेहरे कौन से होंगे उसके लिए शायद इंतजार कुछ ही पल का है। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बंसीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंसीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पद के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अपना लाइव देखो ना, अपना लाइव देखो। मैं डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भाई शपथ में आवाज आ रही पूरी। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु प्रधान का प्रश्न। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद पांडे ईश्वरस्य नाम्ना सते यद अहं विधिना स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्याश्रद्धां भारतस्य सर्वताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन व निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधिलोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि व न्यायम् आधारिष्यामि। अहम् अरविंद पाण्डेय ईश्वरस्य नाम्ना सत्ये यद् कमपि विषयम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन मम विचारार्थ आनीये मया परिज्ञाता वा भवेत् कमपि जनतान् अपि जनान् वा प्रति एतादृशमन्त्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यदपेक्षितं स्यात् तद् विहाय प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण
वमहि सतुच यस्यामि नव प्रकटीकरिष्यामि। मैं सुबोध नियाज़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध कर्म से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान प्रति मैं सुबोध नियाज़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के भक्ति के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं होगा। श्री गणेश जोशी जी मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। किया है उनके नाम इस प्रकार है। डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्या सदस्य विधानसभा, श्री यतीश्वरानंद सदस्य विधानसभा, श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु प्रदान करें। तो आएंगे भी नहीं भाई, पहले भी तो आएंगे भी नहीं, मिलेंगे ही नहीं, निभाएंगे। आ जाएगा में मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार
के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भय के सिवाय जबकि मेरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्मिलित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। गया
लगा लो इसका करो। यार बच्चे हर्ष भाई तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर, कैबिनेट का गठन हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले तमाम लोगों ने शपथ ली जैसा कि आपने देखा, और फिलहाल हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी भी जुड़े हुए हैं। सर 11 मंत्री शपथ ली जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, क्या कहेंगे सर आप? देखिए आरिस, जो अभी एक हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी की, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में तमाम लोगों के उसमें चर्चा में थी, वो हमारे पास भी थी और हमारे सहयोगी राजेश वर्मा ने वो लिस्ट भेजी भी थी, और इस तरह की कई लिस्ट वहाँ घूम रही थी, लेकिन जो फाइनल लिस्ट थी वही अक्षरशः सही साबित हुई, जिस लिस्ट को हमने अपने दर्शकों तक बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लगातार हम दिखा रहे थे कि 11 कौन से नाम होंगे, तो वही एक नाम आरिस अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे, एक नाम वही बिल्कुल ठीक बैठा। और आप देखिए कि कांग्रेस से जो बीजेपी में आए सारे लोग लगभग उनकी वापसी हो गई। सतपाल महाराज हैं, यशपाल आर्य हैं, हरक सिंह रावत हैं, ये लगभग ये लोग पूरी तरीके से वापस आ गए हैं जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वरिष्ठता क्रम में सतपाल महाराज ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद फिर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आज ही हटे हैं, मंत्री बन गए हैं बंशीधर भगत। फिर उसके बाद हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल आए कैबिनेट में। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली और उस दौरान काफ़ी तालियां बजी। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा है। अभी आपको तमाम मीडिया माध्यमों में ये अलग अलग तरीके से ये दिखेगा कि भाई एक शिक्षा मंत्री रहे हैं पिछली वाली सरकार में, वो तो देखने को मिलेगा। गणेश जोशी का चेहरा, इसकी चर्चा कल सुबह से नहीं थी बिल्कुल। ये जब ये हाथ से लिखी वाली लिस्ट जब सामने आई, इस लिस्ट में गणेश जोशी का नाम था। मेजर जनरल बीसी खंडूरी की बेटी का नाम जो कुछ सूचियां थी उनमें चल रहा था, लेकिन वो मंत्रिपरिषद में नहीं आ पाई। धन सिंह रावत का नाम सुबह कुछ सूचियों में नहीं था, ऐसा लग रहा था उनका पत्ता कट गया, लेकिन उन्होंने शपथ ले ली। रेखा आर्या ने कुमाऊनी पोशाक में शपथ ली, कुमाऊं से आती हैं। एक स्ट्रांग प्रतिनिधित्व, एक मजबूत नुमाइंदगी रेखा आर्या ने दिखाने की कोशिश की। जिस इलाके से वो आती हैं, कुमाऊं की जो पारंपरिक पोशाक में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछली बार भी वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। धन सिंह रावत भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, इस बार भी कोई प्रमोशन उनका भी नहीं हुआ, रेखा आर्या का भी नहीं हुआ। लेकिन उनके इन दोनों मंत्रियों के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, यानी अपना कामकाज ये स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। गणेश जोशी, आरिस आपको ध्यान होगा 5 साल पहले गणेश जोशी मसूरी से विधायक हैं और शक्तिमान नाम के घोड़े को इन्होंने लाठियों से पीट दिया था उस दौरान, कथित रूप से। या तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कुछ एक प्रदर्शन के दौरान, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये विपक्ष में थे, प्रदर्शन हो रहा था। एक जो शक्तिमान एक हॉर्स था, पुलिस का घोड़ा था, उसको
कहीं उसकी टांग में चोट लगी, उसके लिए गणेश जोशी को दोषी माना गया और गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। शक्तिमान चौक बनी, बाकायदे हरीश रावत ने शक्तिमान घोड़े का स्टेचू बनाकर उसको लेकर बहुत राजनीति हुई, गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो मुकदमा वापस भी हो गया गणेश जोशी से। तो ये वही गणेश जोशी हैं, बेहद चर्चित चेहरा हैं, शक्तिमान को लेकर एकदम से राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आ गए थे। तो गणेश जोशी मंत्री बन गए हैं। बिशन सिंह चौफाल बड़े पुराने घुटे हुए नेता हैं, वो उनको मौका मिल गया है, पिछली कैबिनेट में वो नहीं थे। यतीश्वरानंद महाराज मंत्री हो गए हैं, विधायक हैं। हरिद्वार प्लेन जो देखने को मिल रहा है कि प्लेन का काफ़ी इसमें प्रतिनिधित्व दिखा है, प्लेन में हरिद्वार के लोग दिख रहे हैं, हरिद्वार से प्रदेश अध्यक्ष हैं। रेखा आर्या क्या कुछ कह रही हैं इस वक्त, सीधे आपको लेके चलते हूँ, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से धीरज जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए, कुछ खास? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी है अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचा होगा। धन्यवाद। और हमारे जी को आप साफ तौर पर सुने तो थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की जो है वो शपथ ली है और इस बीच इस वक्त गजेंद्र रावत क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आप, और हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैबिनेट का गठन हो गया है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो मैंने कहा था ना, ये जो कांग्रेस गोत्र के जो लोग हैं सब इनको वापस लेने पड़ेंगे और हमने देखा कि वही हुआ भी। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में लगी हुई और यहाँ से फिर वही संदेश जाए, जो अब कैडर के इनके संघ से उनको ड्रॉप करना पड़ा कि उनका शासन उस अनुरूप नहीं रहा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। लेकिन इन्होंने एक लाइन और खींच दी कि अब भी जो लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जाएंगे, अपने दलों को छोड़कर आते रहेंगे, या जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो इनका नारा है ये इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पष्ट आज इन्होंने संदेश दिए कि जो आएगा उसको बाकायदा रिटेन किया जाएगा, उसको वापस उन्हीं के सम्मानित पदों पर रखा जाएगा। और जो बिशन सिंह चौफाल और बंशीधर भगत का जो विषय है, इनको वहां मंत्रिमंडल में स्थान देने से, वही जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कुमाऊं मंडल के भीतर जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो उसका आज इन्होंने कई हद तक जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर दी है। मैं रोकना चाहूंगा गजेंद्र आपको, मैं आऊंगा। बंशीधर भगत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। समय कम है, लगता है कि कम समय में जो आपको जो विभाग मिलेंगे उसमें काम हो पाएंगे। बिल्कुल होंगे साहब, 1 महीने में काम दिखाई देगा। आप बंशीधर भगत को कैबिनेट में जगह मिली है और साफ तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो है कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ली है तमाम लोगों ने। फिलहाल गजेंद्र अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो इन्होंने जो कुमाऊं वाला बैलेंस करने की कोशिश की उसमें वो काफी हद तक सफल रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस गोत्र वाले जो सारे लोग ले लिए गए हैं। हरिद्वार का जो इन्होंने वापसी करवाई है कि मदन कौशिक चूंकि हरिद्वार से ड्रॉप किए गए वो अध्यक्ष बने, तो हरिद्वार ग्रामीण सीट से जिन्होंने यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को उस दौरान हराया था उनको वापस लाकर एक मैसेज दिया कि मैदान की जो क्षेत्र है इसको नहीं छोड़ने वाले। और देहरादून में चूंकि अब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से विधायक थे और डोईवाला से विधायक होने के कारण जो वो उनको वहां से रिमूव किया गया है, तो अब वो बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि ये जो गणेश जोशी मसूरी से लगातार तीसरी बार के विधायक है उनको रिस्टेट किया गया है। इस कैबिनेट के भीतर एक बड़ा जो अभी तक किसी कोई चर्चा उसमें नहीं होगी या नहीं कर पा रहा है वो ये है कि जो टिहरी लोकसभा का जो क्षेत्र है, टिहरी। ठीक है गजेंद्र, मैं आपको रोकना वक्त की थोड़ी सी। सर, कैबिनेट का गठन हो गया है, जिम्मेदारी के लिहाज से देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त तीरथ सिंह रावत के कंधों पर और उस कैबिनेट के कंधों पर? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जैसा कि अभी बंशीधर भगत कह रहे थे कि 1 महीने में परिवर्तन दिखने लगेगा,
तो निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं नए मुख्यमंत्री को, नए मंत्रिमंडल को, कि वो 1 महीने में जनता के सामने रिजल्ट दें। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो टारगेट है वो काफ़ी, जो पहाड़ पर जो नई सरकार आई है, एक तरीके से पूरा कैबिनेट लगभग आप बहुत सारे चेहरे नए हैं, उसमें 50% के आसपास नए चेहरे हैं, मुख्यमंत्री नए हैं। तो एक ऐसा जो देखने को मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नए मुख्यमंत्री को, नई कैबिनेट को। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े राजनीति के पके पकाए लोग मंत्रिमंडल में आए हैं। बंशीधर भी भगत बहुत पके पकाए व्यक्ति हैं, बिशन सिंह चुफाल भी बहुत पके पकाए व्यक्ति हैं। ये ईश्वरानंद जी को, जैसा कि हरीश रावत को उन्होंने हराया, गजेंद्र ने बताया कि वो सारी चीज़ें एक बैलेंस किया गया है। ब्राह्मणों को थोड़ा ज़्यादा तरजीह दिखी है इसमें, निश्चित तौर पर ब्राह्मण चेहरे थोड़ा ज़्यादा दिखे हैं, एक थोड़ा सा एज है जो, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनको संदेश देने की कोशिश की गई है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपका ख्याल रखेगी और आपके साथ है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, अच्छा संदेश, अच्छा जो जनता के बीच में एक संकेत देने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि इसके परिणाम भी सकारात्मक नजर आएंगे। ठीक है। अरविंद पांडे क्या कुछ कहना है, सीधे आपको लेके चलते हैं जल्दी। सबका साथ, सबका विकास, सबसे संवाद और सबका विश्वास लेके काम करती है और आगे भी संगठन के अपने नीति के अनुसार सबके साथ मिलजुल के काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको 2022 के लिए जो 4 सालों की उपलब्धि है उनको लेकर जाएंगे? बिल्कुल। जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया है उसको अपना बेस मानकर, जो बचा हुआ समय है हम इसको उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में पूरे बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। अरविंद पांडे जी को आप सुने थे, यही हैं जिन्होंने संस्कृत में जो शपथ ली। और फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, दुर्गेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नई कैबिनेट का गठन हो गया, तजुर्बेकार जिसे कह सकते हैं वो कैबिनेट है, जिम्मेदारी भी बहुत अहम है तीरथ सिंह रावत के कंधों पर। फिलहाल परफॉर्मेंस क्या रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।